हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, यही लेक्चर में हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। ठीक है, तो हमने एडिशन रिएक्शंस देखी थी, हमने अल्काइल हैलाइड कैसे बना था वो देखा था, हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा था। दोनों वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अभी हमें पार्ट 3 में देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बेसिक क्या होता है वो देखा था। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। देखो ए बी प्लस सी, उसके अंदर देखो ए बी है और उसके अंदर मैंने सी डाल दिया, तो क्या होगा, ये बी और सी बस एक दूसरे को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब बी के जगह पे सी जाएगा, सी की जगह पे बी आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो बच्चों, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर मैं कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ा तो कुछ इस तरीके से पढ़ा देता था। तो हम थोड़ा केमिस्ट्री साइंस के बच्चे थोड़ा हम अलग हटके पढ़ेंगे। क्या होगा, सबसे पहले मैं लेता हूँ मिथेनॉल, उसके अंदर मैं डाल दूंगा, मैं सबसे पहले लेता हूँ CH3Br, उसके अंदर मैं डाल दूंगा KOH। अब होगा क्या बच्चों, एक बात ध्यान में रखना है, कभी भी न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होता है। ओके, तो आज इस रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ओके, कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने जैसे बताया था आपको, Br और OH एक दूसरे की जगह रिप्लेस करेंगे। क्या बता, Br और OH एक दूसरे की जगह रिप्लेस करेंगे। मतलब यहाँ पर आएगा CH3OH और यहाँ पर आ जाएगा KBr। ओके, बस इतनी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये दो वेज से पॉसिबल होती है। ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ये दो वेज से पॉसिबल होते हैं। एक तो होता है SN2 वेज होता है और एक तो होता है SN1 वेज है। तो बच्चों हम ये दोनों देखेंगे, SN1 भी देखेंगे और SN2 भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। मैं सबसे पहले रब कर देता हूँ, ये सबसे पहले लिख लो आप, फिर मैं रब कर देता हूँ और SN2 रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। होप्स आप पॉज करके लिख रहे हो मेरे साथ। ठीक है, अब देखेंगे हम SN2 रिएक्शन। ओके, SN2 रिएक्शन मैंने बच्चों पहले भी पढ़ाई थी, उसका एक अलग से वीडियो भी है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो भी एक जरूर देख लेना। तो मैं डायरेक्टली आपको मैकेनिज्म बताता हूं। यह है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, इसके अंदर मैं डाल दूंगा KOH। और जैसे कि मैंने कहा था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होता है। न्यूक्लियोफाइल हमारा हो गया ये O, इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारे कार्बन। अब क्या होगा, अब बच्चों ये जो OH है ना, ये OH जैसे पीछे से आता है, कार्बन को धक्का देता है और ये Br को बाहर निकाल देता है। क्या कहा मैंने, ये जो OH है ये पीछे से आता है, कार्बन को धक्का देता है, अटैक करता है कार्बन के ऊपर, और ये Br को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इससे हमें बनेगा क्या, धीरे धीरे, ओके, एक मिनट, ये सबसे पहले लिख लेता हूँ। धीरे धीरे ये Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये Br धीरे धीरे बाहर निकलता चले जाएगा। ओके, OH क्या करेगा, पीछे से कार्बन को अटैक करेगा, Br को बाहर निकाल देगा और धीरे धीरे OH अटैच हो जा रहा है और धीरे धीरे Br बाहर निकल जा रहा है। ओके, और फाइनली थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि Br पूरा का पूरा निकल गया और OH पूरा का पूरा अटैच हो गया। ओके, तो Br निकल जाने के बाद किसके साथ निकलेगा, ये K के साथ निकलेगा। जैसे कि मैंने कहा था, सेम रिएक्शन है, Br और OH एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखो आप देख सकते हो, OH यहाँ पर आ गया, पहले Br था, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से कर रहे हैं, OH पीछे से आके कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है और Br को फिर बाहर निकाल दे रहा है। Br को बाहर निकालने के बाद बीच में कैसा स्टेट फॉर्म हो जाता है कि धीरे 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 OH अटैच हो जाएगा और धीरे धीरे Br निकलता चले जाएगा और फाइनली आपको ऐसा मिलेगा कि OH पूरी तरह अटैच हो गया है और Br पूरी तरह बाहर निकल गया है। ठीक है बच्चों, तो ये था SN2 रिएक्शन। तो इसमें कुछ की फीचर्स हम देख लेंगे कि सबसे पहले सोचो ज़रा, ये पीछे से क्यों आ रहा है, आगे से क्यों नहीं आ रहा। हाँ, ये बैक साइड अटैक कर रहे हैं ना, अगर आप देख सकते हो ये बैक साइड अटैक कर रहे हैं। बैक साइड अटैक क्यों कर रहे हैं, देख लो ज़रा, बैक साइड अटैक
पीछे से अटैक कर रहे हैं ना अपने न्यूक्लियोफाइल, क्यों कर रहे हैं पीछे से अटैक, उसका रीज़न क्या है बच्चों? उसका रीज़न ऐसा है कि ये जो Br जो है ये साइज़ में कैसा है, बड़ा है, OH कैसा है, साइज़ में बड़ा है। मतलब अगर Br को ये OH को आगे से अटैक करना होगा तो ये बड़ा Br बीच में बैठा है ना, वो अटैक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर पीछे देखोगे आप, पीछे छोटे छोटे हाइड्रोजन है और पीछे बहुत खाली जगह है, तो ये पीछे से अटैक करके कार्बन को धक्का देगा और फिर Br को बाहर निकाल देगा। ये इजी पड़ेगा ना जी, ये इजी पड़ेगा। और कभी भी एक बात ध्यान में रखना, से खींचने से अच्छा धक्का तो ये इजी हो जाएगा। तो ये OH क्या करेगा, पीछे से आके कार्बन को धक्का दे देगा और ये Br निकल जाएगा, इसलिए ये बैक साइड अटैक करता है। ठीक है बच्चों, ये बैक साइड अटैक क्यों करता है, समझ में आ गया? ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा ये जो बेस है, बेस न्यूक्लियोफाइल बेस होता है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, हमारा जो ये बेस है ये कैसा चाहिए मुझे, ये स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। क्यों चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस? देखो बच्चों, ये Br, ये OH पीछे से धक्का आके Br को बाहर निकाल रहा है, तो वो हमारे बेस में इतना दम होना चाहिए कि इसको पीछे से आके धक्का दे के Br को बाहर निकाल दे। जी समझ में आ रहा है? हमारे बेस में इतना दम चाहिए कि ये पीछे से आएगा, कार्बन को धक्का देगा और Br को बाहर निकाल देगा। अगर हमने कौन सा हल्का फुल्का पुस्का सा बेस ले लिया ना, तो ये इसको धक्का देगा और ये Br जाएगा नहीं। तो बेस में दम होना चाहिए कि ये Br को बाहर निकाल सके, इसलिए हमारा बेस कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेंगे बच्चों। ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो रिएक्शन हो रही है ये किसके ऊपर डिपेंड है? जैसे कि मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, पीछे से कार्बन को धक्का देगा, Br को बाहर निकाल देगा, मतलब बेस के ऊपर डिपेंड है रिएक्शन। अगर बेस हमने फुस्का ले लिया है ना, हल्का फुल्का फुस्का सा एक बेस ले लिया, तो क्या होगा, Br बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। इसलिए हमें बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो ये रिएक्शन बेस के ऊपर डिपेंड है। और ये रिएक्शन, ये मिथाइल ब्रोमाइड मतलब ये जो सबस्ट्रेट है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड है। वो कैसे? क्योंकि अगर ये बेस ने धक्का दिया और Br ने बाहर निकला ही नहीं, तो मतलब एक कार्बन ने Br को बाहर छोड़ना भी तो चाहिए। मतलब जितनी ये रिएक्शन इस बेस के ऊपर डिपेंड है, उतनी ही ये रिएक्शन ये सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड है। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Br, मतलब ये और KOH, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। ओके, मतलब ये रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड है और ये इसके ऊपर भी डिपेंड है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ये ऑर्डर क्या होता है, इतना ध्यान में रखो। ये रिएक्शन ये दोनों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए सेकंड ऑर्डर है। एक के ऊपर होती है तो फर्स्ट ऑर्डर, तीन के ऊपर होती है तो थर्ड ऑर्डर, इतना ध्यान में रखना है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, हमारा ये जो फॉर्म हो गया बीच में, क्या फॉर्म हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं उसको हम, क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, ट्रांजिशन मतलब बीच वाला स्टेप, मतलब ये और ये दोनों के बीच में किए ना ये स्टेप, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है बच्चों, ट्रांजिशन का मतलब समझ लो क्या, बीच में जो दोनों के मतलब 50% रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब ये रिएक्शन बच्चों कैसी है, ये रिएक्शन है वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या है, फट करके OH अटैक कर लेगा और Br को बाहर निकाल देगा, ये हो गया वन स्टेप रिएक्शन। दिखने में आपको दो स्टेप दिख रही है, लेकिन ये वन स्टेप रिएक्शन है। ऐसा नहीं होगा कि OH आएगा, फिर Br को धक्का देगा, फिर Br गिरेगा, उठेगा, बोरिया बिस्तर बांध देगा और फिर Br जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा, झट से Br को धक्का दे दे और Br बाहर चलेगा, है ना, इसको बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन। तो ये वन स्टेप रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, तो उसका आगे का पॉइंट देख लो। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये जो प्रोडक्ट देखो, रिएक्शन में प्रोडक्ट, ये मत देखना, सिर्फ ये देख लेना, ये वाला, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, ये दोनों जो देख रहे हो ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज। आप गौर से देखो, सिर्फ Br के जगह मैंने OH लगा। मिरर इमेज समझते हो ना, खुद को आईने में कैसे देखते हो आप, अगर इसको आईने में देखोगे तो ये ऐसे ही दिखेगा ना। सिर्फ मैंने Br के जगह पे क्या कर दिया बच्चों, OH लगा दिया है। ठीक है, सिर्फ मतलब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों में से दोनों में को देखो सेम है ना, मिरर इमेज है ना एक दूसरे की। अगर मिरर इमेज आती है तो उस प्रोडक्ट को मैं बोलूंगा इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। तो मुझे यहां पर क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। ओके, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। मतलब देखो कैसा होता है, आपको याद होगा कि अम्ब्रेला देख लो, अम्ब्रेला ऐसे पकड़ लो, ऐसे खोलो यहाँ से,
और पीछे से जोरों से हवा आएगी, क्या होगा, अम्ब्रेला ऐसा उल्टा हो जाएगा। जी समझ गए, ऐसे पीछे से जोर से हवा आएगी और अम्ब्रेला उल्टा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर खड़े पीछे से होगा आएगा, अम्ब्रेला उल्टा हो जाएगा, तो ये इस तरह दिखेगा हमको, ठीक है। ये किस तरह दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो ये देख लो, इसलिए ये इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट में आता है बच्चों, ठीक है, ये इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है बाकी, वो क्या, हमारा सबस्ट्रेट जो है वो कैसा चाहिए हम लोगों को, हमारा सबस्ट्रेट जो है वो कैसा चाहिए। अगर देख लो बच्चों, ये मैंने प्राइमरी सबस्ट्रेट यहाँ पर यूज़ किया है। प्राइमरी सबस्ट्रेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्राइमरी सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड। अब ये मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी सबस्ट्रेट क्यों चाहिए। अगर बच्चों मैं सेकेंडरी सबस्ट्रेट ले लेता, अगर बच्चों वो प्राइमरी है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सेकेंडरी सबस्ट्रेट ले लेता था तो क्या होगा, सेकेंडरी सबस्ट्रेट लेने से ये पीछे के बाजू में ब्लॉक कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। प्राइमरी है इसलिए ये पीछे ये खाली है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देख लो, मैंने उसका एक अलग वीडियो बनाया, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो लिंक देखने से अच्छा देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता क्या है, फिर फटक से ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब हमारा Br जिस कार्बन को अटैच है, देखो ये हो गया आपका प्राइमरी और ये हो गया आपका, थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे, ये हो गया आपका टर्शियरी। टर्शियरी मतलब देखो यहाँ पर सब 3 कार्बन बड़े बड़े अटैच है, ठीक है, ये 3 कार्बन बड़े बड़े अटैच है। देखो इसको एक भी कार्बन पीछे से अटैच नहीं, या फिर एक कार्बन हो गया तो भी उसको हम प्राइमरी बोल देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर पूरी खाली जगह है, यहाँ पर देखो पूरे खाली जगह है, और यहाँ पर देख सकते हो पूरे भरे हुए कार्बन 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 पूरा भरा हुआ है। अगर देखो बच्चों आगे से और पीछे से सब भरा हुआ होगा तो ये जो OH है वो पीछे से आ सकता था क्या, पीछे से नहीं आ सकता था। अगर ये OH को खाली जगह तुम पीछे नहीं दोगे तो OH कैसे आएगा अटैक करने के लिए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम ये प्राइमरी सबस्ट्रेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पीछे की जगह खाली रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH पीछे से आके अटैक कर सके। अगर हम उसको बड़े बड़े ग्रुप्स भी पीछे लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टर्शियरी या फिर सेकेंडरी हो जाएगा, और ये OH को पीछे से आके अटैक करने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें प्राइमरी सबस्ट्रेट रखना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। और अब आएंगे SN2। सर SN2 का फुल फॉर्म तो बताया ही नहीं आपने, चलो बता देता हूँ। SN2 देख लो क्या है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, और ये 2 का मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाय मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, ये रिएक्शन है दोनों के ऊपर डिपेंड है ना, इसलिए उसका हम बोलेंगे बाय मॉलिक्यूलर। तो इसका फुल फॉर्म कैसा आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके बच्चों, तो एक बात ध्यान में रखना, ये जो चीज़ें ये बहुत बार बोर्ड में पूछी जाई है। आप लास्ट ईयर के पेपर देख लो, ये साल में नहीं आया था लेकिन बहुत अगले पिछले साल में बहुत सारी रिएक्शंस SN1 SN2 के ऊपर बनी है, ठीक है। तो ये था SN2 रिएक्शन। अभी फास्ट में SN1 रिएक्शन देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन होता क्या है, जैसे SN2 का फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनी का मतलब 1, 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं वो क्या है। तो ये मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके। की फीचर्स में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। चलो अब मुड़ते हैं SN1 रिएक्शन की तरफ, ओके। SN1 रिएक्शन, तो बच्चों SN1 रिएक्शन क्या है, तो अब यहाँ पर देख लेंगे। चलो यह आ गया मेरा सबस्ट्रेट। आप देख सकते हो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, देखो एक कार्बन है उसको मैंने Br अटैच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर तीनों बड़े 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 कार्बन है। हमने SN1 SN2 में क्या देखा था, यहाँ पर सब जगह क्या थे बच्चों, सब जगह हाइड्रोजन्स थे। यहाँ पर हमने क्या किया, सब जगह क्या कर दिया, बड़े बड़े कार्बन रख लिए। मतलब अब क्या हो गया, ये जो बेचारा बीच वाला छोटा कार्बन है ना, ये वाला बीच वाला छोटा कार्बन, ये जो कार्बन है इसके ऊपर अब बहुत सारा लोड आ गया। सही बात है या नहीं, तो इतना सारा लोड बेचारा कार्बन सह नहीं सकता, तो क्या हो गया, ये Br अपने आप निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, Br क्या होगा बच्चों, अपने आप निकल जाएगा। तो अपने आप Br अगर निकल गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन की वैलेंसी क्या बनेगी, ठीक है। Br अपने आप चले गया ना, तो क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा कार्बन के ऊपर बच्चों, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 से उसकी वैलेंसी बन गई 3। देखो 3 बॉन्ड अटैच है ना,
उसकी वैलेंसी बन गई 3, तो कार्बन की वैलेंसी जब बनती है 3 तब कार्बन के ऊपर आता है चार्ज पॉजिटिव। ओके, तो अब आएगा हमारा दूसरा, ये Br में यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब आएगा हमारा बेस। देखो पिछले रिएक्शन में क्या देखा था, बेस क्या कर रहा था, डायरेक्टली अटैक कर रहा था। यहाँ पर बेस आ रहा है क्या, बेस नहीं, बेस का काम बाद में है। सबसे पहले Br अपने आप निकल रहा है और Br अपने आप निकलने के बाद बेस आ रहा है। वैसे पिछले रिएक्शन में देखा था कि हम लोगों ने पिछले रिएक्शन में वैसा नहीं देखा था बच्चों। तो अब एक बात देख सकते हो, अब ये बेस आया है, अब बेस पीछे से अटैक करेगा क्या, अब उसको तो दोनों जगह खाली है, पीछे से भी अटैक कर ले भाई, आगे से भी अटैक कर ले, उसके लिए दोनों जगह खाली है, वो पीछे से भी अटैक करेगा, आगे से भी अटैक करेगा। ठीक है, तो वो देखेंगे अभी कैसे बोथ साइड अटैक होगा। यहाँ पर पिछले रिएक्शन में क्या देखा था, बैक साइड अटैक, ये रिएक्शन में क्या देखोगे आप, बोथ साइड अटैक। तो बोथ साइड अटैक कैसे करेगा, 50% बेस पीछे से आएगा, 50% बेस आगे से आएगा। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले बैक साइड अटैक देख लेते हैं। उसने पहले बैक साइड अटैक कर लिया 50% बेस ने, तो क्या मिलेगा हमें, ये अगर सपोज पीछे से आएगा तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, चलो देख लेंगे। इसकी मिरर इमेज मिलेगी, जैसे SN2 में प्रोडक्ट मिलेगा बैक साइड अटैक से, वैसे इसकी मिरर इमेज मुझे यहाँ पर मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी, देखो कार्बन एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, ठीक है, ये उसकी मिल गया मुझे मिरर इमेज। सिर्फ Br की जगह क्या लगेगा, OH लगेगा, ये मुझे बात ये पता है। ठीक है, बैक साइड अटैक में क्या मिलेगा, इसकी मिरर इमेज मुझे मिलेगी। ओके, जैसे पिछले रिएक्शन में हमें देखा था, इसको मैं बोलता हूँ इन्वर्जन, है ना, इसको मैंने बोला था इन्वर्जन। ओके, अब दूसरे इसमें क्या देखूंगा मैं, दूसरे इसमें फ्रंट साइड अटैक देख लेंगे। फ्रंट साइड अटैक में देख लेंगे। फ्रंट साइड अटैक में क्या होगा, फ्रंट साइड अटैक में क्या होगा बच्चों, ये डायरेक्टली आगे से अटैक करेगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, ये आगे से अटैक करेगा। आगे से अटैक करेगा तो ये सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, सिर्फ Br की जगह क्या मिलेगा, OH मिलेगा। तो कैसे आएगा ये, देखो एज इट इज सारा मिला मुझे, Br की जगह OH मिला, लेकिन ये एज इट इज, ये जैसा था सब्स्टिट्यूट वैसे ही मुझे यहाँ पर मिल गया। यस और नो, ओके। तो ये मेरा बोलेंगे इसको हम रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, रिटेंशन, मतलब जैसा था वैसा मिलेगा तो उसमें बोलूँगा रिटेंशन। अगर मिरर इमेज मिलेगी तो उसको मैं बोल दूंगा बच्चों इन्वर्जन। ठीक है, तो वापस देख लेंगे अब इसके की फीचर्स क्या है। ये रिएक्शन में एक बार वापस सबको बता देता हूँ और फिर इसके की फीचर्स देख के SN1 रिएक्शन हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, कार्बन कैसा है मेरा, टर्शरी कार्बो है। ठीक है, क्या है हमारा, टर्शरी कार्बन। चलो देख लीजिए, प्राइमरी सबस्ट्रेट लास्ट रिएक्शन में देखा था ना हमने, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं टर्शरी सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड। टर्शरी सबस्ट्रेट क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चों ये जो Br है ना, ये Br को बड़े बड़े, ये जो Br जिस कार्बन के अटैच है ना, उस कार्बन को बच्चे बड़े बड़े ग्रुप्स अटैच है ना, और बड़े बड़े ग्रुप अटैच है, इसलिए Br सबसे पहले अपने आप निकल जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे टर्शरी सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब बच्चों पिछली रिएक्शन में हमने देखा था क्या फॉर्म हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है क्या बच्चों, नहीं, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन मतलब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको मैं बोलूंगा कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बैक साइड अटैक है क्या, बैक साइड अटैक है क्या, नहीं, यहाँ पर बोथ साइड अटैक है, आगे से भी अटैक हो रहा है और पीछे से भी अटैक हो रहा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा बोथ साइड अटैक। ठीक है, ये हो गया मेरा बोथ साइड अटैक। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है क्या, यहाँ पर Br तो पहले से निकल गया है, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है उसको जल्दी ना कोई जल्दी से बॉन्ड फॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आपने हल्का फुल्का फुसका सा बेस भी डाल दिया ना, कार्बन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पिछले रिएक्शन में वैसा नहीं था, पिछले रिएक्शन में क्या किया था, Br को बाहर निकालने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर वैसा है क्या, नहीं, यहाँ पर तो Br पहले से चला गया है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हल्का फुल्का फुसका सा कौन सा भी बेस ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन को अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर नो नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, नो नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, पिछले वाले रिएक्शन में ये रिएक्शन
सबस्ट्रेट और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड थी। इसमें है क्या? नहीं, बेस का कुछ भी रोल इस रिएक्शन में नहीं है, बेस बाद में आ रहा है। ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग में क्या है, रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? ये Br खुद से निकलना। Br खुद से जब नहीं निकलेगा तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये रिएक्शन को बोलूँगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलूँगा मैं इसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड है, इसके अकेले के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलूँगा। पिछले रिएक्शन में बेस और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड, इसलिए इसको मैं सेकंड ऑर्डर बोल रहा था। ये रिएक्शन में सिर्फ इसी के ऊपर रिएक्शन डिपेंड है। क्यों? क्योंकि ये जब तक Br अकेला बाहर नहीं निकलता तब तक बेस का काम कुछ नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड है, इसलिए इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दूंगा बच्चों। ठीक है, अब ये 1 स्टेप रिएक्शन है क्या? नहीं, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले यहाँ से लेके कार्बोकैटायन फॉर्मेशन तक फर्स्ट स्टेप होती है, फिर बेस का अटैक होता है, वो हमारी सेकंड होती है। तो इसको मैं बोलूँगा 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है मुझे? या पिछले रिएक्शन मुझे सिर्फ इन्वर्जन मिला था, ये रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिल रहे हैं ना, तो मैं इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों को एक वर्ड देता हूँ, रेसिमिक। ठीक है, दोनों एक साथ फॉर्म हो रहे हैं ना 50-50%, तो उसका मैं बोलूँगा रेसिमिक। तो मैं यहाँ पर लिखूँ क्या? इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है क्या? नहीं, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? रेसिमिक प्रोडक्ट। तो ठीक है बच्चों, ये था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के रिएक्शंस देख लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अभी हमने एडिशन रिएक्शंस देख ली, या अभी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लिए। तो अभी हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अभी हमें कुछ ना कुछ चीज़ एलिमिनेट करनी है। मतलब हमने एक जनरल रिएक्शन देखी थी क्या, ABC, जो इसमें से मुझे क्या करना है, AB मैंने रख दूंगा, C को एक एलिमिनेट कर दूंगा। मतलब मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ यहाँ से एलिमिनेट कर देना है, वो मैं देख रहा हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, एक एलिमिनेशन रिएक्शन देख लेंगे। ठीक है, तो ये मैं ले लेता हूँ क्लोरोइथेन। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ क्लोरोइथेन। अब एक बात बच्चों ध्यान में आपको ऐसी रखनी है कि जिस कार्बन को आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है, आई रिपीट, जिस कार्बन को आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, जिस कार्बन को हैलोजन ग्रुप अटैच है उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और उसके बाजू वाला कार्बन होगा हमारा बीटा कार्बन। उसके बाजू वाला कार्बन क्या होगा? बीटा कार्बन होगा ना। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं एक बेस डाल दूंगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूंगा जिसका नाम है KOH। ठीक है, इसका नाम है KOH, ऊपर का मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया KOH। अब क्या होगा? बेस का काम क्या होता है बच्चों? बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। ये बात सबसे पहले ध्यान में रखो। हमने पिछले रिएक्शन में जो बेस यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 रिएक्शन में, वो बेस था एक्वेस बेस था। अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा? अल्कोहलिक बेस यूज़ करूँगा। जब यहाँ पर अल्कोहलिक बेस यूज़ कर लिखा होगा, बेस ऊपर लिखा होगा और नीचे लिखा होगा अल्कोहलिक, तब हमें क्या करना है? तब हमें एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर करनी है। और जब उसके नीचे लिखा होगा एक्वेस, तब हमें क्या करना है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। देखो ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? अल्कोहलिक बेस यूज़ किया। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। दिमाग में ये बात फिट कर दो। बेस का काम क्या होता है? दूसरों का प्रोटॉन खींच लेना। प्रोटॉन माने हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरों का प्रोटॉन ले लेना। तो मतलब ये बेस क्या करेगा? इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन खुद के तरफ ले लेगा। बेस क्या करेगा बच्चों? यहाँ से आएगा, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन खुद छीन लेगा। अब ये जो OH है, ये OH ने ये जो H ले लिया, ठीक है, ये OH ने जो H ले लिया, क्या बनेगा? HOH बन जाएगा। यानी कि उसको मैं बोल दूंगा वाटर, बोल दूंगा वाटर, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये छीन लेने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और ये Cl को बाहर निकाल देगा। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वापस क्या हो गया। बेस क्या करेगा? सबसे पहला OH क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और डबल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये Cl बाहर निकल जाएगा। Cl किसके साथ निकलेगा? ये K के साथ बाहर निकलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा KCl। ओके, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? देखो ये हाइड्रोजन जैसा था वैसा,
ये सी जैसा था वैसा, ये नीचे वाला हाइड्रोजन जैसा था वैसा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन जैसा था वैसा। अब ये दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया। वापस बोल रहा हूँ, एक बार देख लो। सबसे पहले बेस क्या करेगा, बेस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस ने बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये OH, ये H ले लेगा, हमें क्या मिलेगा, H2O मिल जाएगा। फिर ये जो बॉन्ड है यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये हाइड्रोजन छीन लिया ना, तो उसके बाद ये जो बॉन्ड क्या करेगा, नीचे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये नीचे डबल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये Cl क्या होगा बच्चों, निकल जाएगा। Cl किसके साथ निकलेगा, K के साथ निकल जाएगा। तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या था बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब निकाल देना। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है निकाल देना। क्या निकालना है हमको, हाइड्रो और हेलो, हाइड्रोजन और हेलोजन मैंने निकाल दिया ना। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डी का मतलब निकाल देना। क्या निकाल देना, हाइड्रोजन और हेलोजन निकाल देना। इसको हम बोलेंगे डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। आगे और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का। ठीक है, तो ये देख लो, ये मैंने ले लिया 2-क्लोरोब्यूटेन। इसके अंदर में मैं वही करूँगा, क्या कर दूंगा बच्चों, मैं बेस डाल दूंगा। बेस डालने के बाद क्या होगा, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस कार्बन का हैलोजन अटैच है वो देखना है। देखो बच्चों, सेकंड कार्बन का हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन का हैलोजन अटैच है उसका हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके बाजू वाला कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन। देखो बच्चों, अब इसके बाजू में ये है ना, तो इसके बाजू में ये भी तो है। समझ में आ रहा है, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है उस कार्बन को हम अल्फा हैलोजन कहते हैं, लेकिन उसके बाजू वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं, बीटा हैलोजन ना। ऊपर देखा ना हमने, तो उसके बाजू में ये कार्बन है, लेकिन इसके बाजू में ये कार्बन भी तो है। तो यार इसको भी मैं बीटा बोल दूंगा। ठीक है, मैं एक काम कर देता हूँ बच्चों, इसको एक बीटा 1 बोलूँगा और इसको मैं बीटा 2 बोल देता हूँ, मतलब आपको समझने में आसानी होगी। तो एक बात बताइए, अभी किसका हाइड्रोजन बेस सबसे पहले ले लेगा, इसका ले लेगा या फिर इसका ले लेगा। हम दोनों के प्रोडक्ट देखेंगे। इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या प्रोडक्ट आएगा, और इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या प्रोडक्ट आएगा। दोनों के प्रोडक्ट हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बीटा 1 का प्रोडक्ट बोल देता हूँ, क्या आएगा। देखो बीटा 1 का क्या होगा, सबसे पहले बेस क्या करेगा, ये यहाँ से आएगा, ये हाइड्रोजन खुद की तरफ छीन लेगा, मतलब ये OH और ये H इसको छीन लेके क्या बन जाएगा, ये H2O फॉर्म हो जाएगा ना। इसको तो मैं साइड में लिख लेता हूँ। फिर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और डबल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये Cl को बाहर निकाल देगा। मतलब यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट कैसे आएगा, देखो मैं नंबरिंग देता हूँ कार्बन को। ये हो गया मेरा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये 3 और ये हो गया 4। तो देखो यहाँ पर कैसे आएंगे, ये 4 वाले कार्बन को कुछ डिस्टर्ब हुआ है क्या, नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाजू में क्या है, उसके बाजू में क्या, ऊपर वाला हाइड्रोजन तो चले गया ना, H2O फॉर्म करने चले गया ना, तो सिर्फ नीचे वाला हाइड्रोजन बच गया। मैं यहाँ पर लिख लूँगा। उसके बाजू में देखो अब डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसके बाजू में क्या हो रहा है, अब डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखो मैंने डबल बॉन्ड फॉर्म कर, देखो यहाँ पर ये कार्बन तो एज इट इज़ है, इसको क्या है ऊपर, उसके ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन है, मैंने लिख लिया। उसके आगे क्या है, CH3 यहाँ पर मैंने लिख लिया। मतलब जो कुछ भी बचा मैंने लिख लिया बच्चों। ठीक है, एक हैलोजन और ये चले गया। Cl किसके साथ जाएगा, K के साथ, KCl चले जाएगा। ठीक है, ये बाकी मैंने जैसा था एज इट इज़ वैसा यहाँ पर लिख दिया है। ओके, समझ में आ गया इतना। तो ये मैंने बीटा 1 का अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है 2,2-ब्यूटीन। मुझे पता है आप लोगों को नाम में बहुत दिक्कतें आ रही है, इसका नाम कैसे दिया सर आपने। तो एक IUPAC का वीडियोस भी मैं आ जाएंगे, इसके लिंक भी मैं लगातार डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा। ठीक है, तो आगे ये तो मैंने बीटा 1 का कर लिया। अगर मेरा बेस बीटा 2 का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं। अगर सपोज ये जो मेरा बेस है, अब ये क्या करेगा, बेस बीटा 2 का प्रोटॉन लेगा, ये आएगा यहाँ से, बीटा 2 का इसने हाइड्रोजन ले लिया, तो ये H और ये H क्या करेंगे, सब फॉर्म H2O फॉर्म कर देंगे। प्लस क्या मिलेगा, इस OH ने ये H लेने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और ये Cl को बाहर निकाल देगा। तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिल सकता है जी, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो ये कार्बन जैसा था वैसा, ये कार्बन जैसा था, इसके बाजू में ये कार्बन है,
उसके नीचे हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन जैसे थे वैसे। इसको डिस्टर्ब किया क्या मैंने? नहीं, मैं अभी बीटा 2 के बारे में बात कर रहा हूँ ना, बीटा 1 को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद ये हाइड्रोजन जैसा था वैसा, फिर बाद में कुछ ऐसा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब अगर मैं बीटा 1 का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर मैं बीटा 2 का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम है 1-ब्यूटीन। तो अभी हमारा सवाल ऐसा है कि दोनों में से राइट आंसर कौन सा है? इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा या फिर इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा? दोनों में से राइट आंसर किसका है? तो बच्चों एक सेडजेफ नाम का साइंटिस्ट था। क्या नाम था? कहाँ लिखूँ? देखो यहाँ लिख लेता हूँ। ये सेडजेफ नाम का साइंटिस्ट था। सेडजेफ क्या बोलता है? सेडजेफ बोलता है इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन, जब कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो हमारा डबल बॉन्ड जितना बीच में आएगा, जितना हमारा डबल बॉन्ड बीच में आएगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड साइड में आ रहा है, फर्स्ट कार्बन को डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पर देखोगे आप डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, जितना डबल बॉन्ड बीच में आएगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू सेडजेफ मैं बोलूँ तो हमारा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, जब किसी ने भी अगर आपको पूछ लिया कि इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन बताओ, तो बीटा 1 एब्स्ट्रैक्ट करना है या बीटा 2 एब्स्ट्रैक्ट करना है ये आपको डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, होप सो ये एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स करना है हम लोगों को। अभी हमें क्या करना है? मेटल्स लेने हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके देखेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम के साथ देखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके देखेंगे कि क्या होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर देख लो मैं ले लेता हूँ CH3Cl, और इसके अंदर मैं अगर सिर्फ मैग्नीशियम डाल दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये छोड़ देना, इसको ऊपर ध्यान मत देना। क्या करना है, सिर्फ CH3Cl ले लिया, उसके अंदर मैंने मैग्नीशियम डाल दिया। ये मैंने क्या किया, एज ए जस्ट दोनों ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो मिक्स करने के लिए कुछ लिक्विड चाहिए था ना, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ड्राई ईथर डाल दिया बस। बाकी इसका कुछ बड़ा रोल है नहीं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना। तो CH3Cl और मैग्नीशियम मैंने ले लिया। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? ये जो मेटल है ना बच्चों, ये मेटल क्या करेगा? दोनों के बीच में जाके बैठ जाएगा। क्या करेगा ये मेटल? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों के बीच में जाके मेटल बैठ जाएगा। मतलब ये दिखेगा कैसे? देखो कुछ इस तरीके से, CH3MgCl, ठीक है। क्या किया? ये Mg क्या करेगा? ये दोनों के बीच में जाएगा, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में जाके बैठ जाएगा, और इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है? RMgX। RMgX का मतलब क्या होगा? ये RMgX मतलब क्या होता है? R मतलब कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन, मतलब कौन सी बड़ी चेन ले लो कार्बन हाइड्रोजन की, सिर्फ उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही चाहिए, फिर एक मैग्नीशियम होगा और फिर उसके बाद एक हैलोजन होगा। अगर ऐसा होता है तो उसका हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये एग्जाम में आता है, इसके ऊपर फोकस कर लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होगा? कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है बड़ी, बीच में फिर एक मैग्नीशियम ही रहेगा, उसके बाजू उसके अलावा कोई भी और दूसरा मेटल नहीं होगा। फिर वापस होगा एक्स मतलब हैलोजन, कौन सा भी हैलोजन ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार में से कौन से भी हैलोजन ले लो, उसका हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब कार्बन और मेटल का बॉन्ड, ठीक है। क्या बोला मैंने? कार्बन और मेटल का बॉन्ड। ये फर्स्ट ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर कार्बन और मेटल का बॉन्ड ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। ये फर्स्ट ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड क्या हो गया बच्चों? ज्वाइन हुआ है, ठीक है। इज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, ध्यान में रखना है। तो और एक बात देख लो, अगर इसी के अंदर, इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अगर मैं कुछ अल्कोहल वगैरह डाल दूँ तो क्या होगा देख लेंगे। इसके अंदर मैं अगर अल्कोहल डाल दूँ, CH3OH डाल दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर देख लेना क्या होगा, ये कार्बन और मेटल का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मैंने अल्कोहल डाल दिया,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मैंने अगर अल्कोहल डाल दिया तो वो कार्बन मेटल का बॉन्ड क्या होगा बच्चों, ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, ये जो O है ना ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, ये मेटल के ऊपर अटैक कर देगा और ये CH3 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये O क्या करेगा, मेटल के ऊपर अटैक कर देगा और ये CH3 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Mg, ये Cl और ये OCH3। ठीक है, Mg, ये ऊपर Cl और ये OCH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये CH3 जो बाहर पड़ा हुआ है उसको ये हाइड्रोजन जाके लग जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ये जो MgCl है और ये H है एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, कॉमर्स के बच्चों को अगर पढ़ाऊंगा मैं तो कैसे पढ़ाऊंगा, ये जो MgCl है, ये MgCl और ये H एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। MgCl H के जगह पे जाएगा और H क्या करेगा, MgCl के जगह पे आएगा। देखो CH3 को कौन अटैच है, MgCl ना, उसके जगह पे कौन आ गया, H आ गया। ठीक है, और ये CH3O के जो कौन अटैच है, H है ना, MgCl उसके जगह पे जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ तो क्या होगा। ऐसे भी अगर ध्यान में रख लिया तो भी चलेगा, ये एरो वगैरह आपने ध्यान में नहीं भी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, थोड़ा रिवाइंड करके एक बार देख लो, कंफर्म एग्जाम में ही आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हमारी हो गई। दूसरी रिएक्शन देख लेंगे सोडियम मेटल के साथ। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले मैग्नीशियम के साथ हमने देख ली, दूसरी देखेंगे हम सोडियम के साथ। सोडियम के साथ ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे, तो देखो अब हम पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, जब सोडियम मेटल हम यूज़ करेंगे तो कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या है, दो कार्बन एक दूसरे को जॉइन होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, दो कार्बन एक दूसरे को जॉइन होते हैं, उसी को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो वो कैसी होती है वो भी देख लेंगे हम। सबसे पहले मैं लेता हूँ CH3Br प्लस CH3Br, दो बार ले लिया, प्लस दो बार मैंने Na ले लिया और इसके अंदर मैं ड्राई ईथर डाल दूंगा बच्चों। क्या डाल दूंगा, ड्राई ईथर डाल दूंगा। मतलब क्या किया, CH3Br ले लिया, मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, सोडियम ले लिया, सॉलिड है ना सब, तो थोड़ा मिक्स करने के लिए ड्राई ईथर डाल दिया, थोड़ा अच्छा मिक्स होगा ना, थोड़ा गीला गीला डाल देंगे, लिक्विड सॉल्वेंट डाल देंगे तो अच्छा मिक्स होगा, इसलिए मैंने वो ड्राई ईथर डाल दिया। तो अब ये रिएक्शन में होता क्या है, मैंने पहले ही बोला ये कपलिंग रिएक्शन है, दो कार्बन एक दूसरे को जॉइन होते, तो वो कैसे जॉइन होंगे, देखो Na है मेरे पास, हेलोजन है हमारे पास, तो ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो क्या बोला मैंने, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया। जहाँ से कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी जहाँ से कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होता है, वो दो कार्बन एक दूसरे को जॉइन होते हैं। क्या बोला मैंने, जहाँ से कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है वो दोनों कार्बन एक दूसरे को जॉइन होंगे। ठीक है, ये हेलोजन निकल गया बाहर, ये हेलोजन निकल गया बाहर, तो ये दो कार्बन एक दूसरे को क्या होंगे, जॉइन होंगे। कैसे दिखेगा ये, CH3, बस बात खत्म। क्या कर दिया मैंने, दोनों कार्बन को एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, मैंने जॉइन कर दिया। देखो ये जॉइन हो गया ना, बस अब आगे क्या बचेगा, ये कितने, ये क्या है, दो Na है, दो Na। अब Br कितने हैं मेरे पास, Br एक और ये दो, तो ये हो गया 2Na, ये हो गया Br, Na Br बाहर निकल गया, बात खत्म। ठीक है, क्या किया मैंने, एक कार्बन दूसरा कार्बन एक दूसरे को क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। बच्चों ये रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन का क्या नाम है बच्चों, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेंगे हम वुड्स रिएक्शन का, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। CH3 CH2Br ले लिया, प्लस CH3Br वापस ले लिया, प्लस इसके अंदर मैंने 2Na डाल दिया, ड्राई ईथर के अंदर डाल दो, ड्राई ईथर भी इसके अंदर डाल दो। क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जहाँ से बॉन्ड कार्बन और हेलोजन का ब्रेक हुआ है वहाँ से एक दूसरे कार्बन को ज्वाइन होगा। क्या किया मैंने, एक कार्बन दूसरे कार्बन को मैंने क्या कर दिया, सिर्फ ज्वाइन कर दिया। मतलब ये कैसे दिखेगा, दिखने में ये दिखेगा ऐसे,
ये CH3 को क्या अटैच है, CH3 CH3 को क्या अटैच है, CH3, बात खत्म। और ये Br और ये 2 बार Na, तो क्या मिलेगा मुझे 2NaBr, फाइन। तो ये क्या है बच्चों, ये है आपकी वुड्स रिएक्शन। तो एक बात आप लोगों ने देखी वुड्स रिएक्शन, और एक रिएक्शन हम देख लेंगे, उसका नाम है फिटिक रिएक्शन, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है फिटिक रिएक्शन। वो मैं फिटिक रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, सोडियम के साथ ही करना है। होप सो ये आपको दिख रहा है, ओके। यहाँ पर देख लो मैंने क्या कर रहा हूँ, सेम रिएक्शन, सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम रिएक्शन है। फर्क क्या है मैं बाद में बता दूंगा। देखो बच्चों, सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे ऊपर की थी वैसे ये नीचे, सब सेम है। इसके अंदर भी मैं ड्राई इथर डाल दूंगा, 2 बार Na ही डाल दूंगा। क्या है अभी देखो दोनों में फर्क, चलो फर्क छोड़ो, रिएक्शन देख लो। अब क्या होगा, ऊपर क्या हो गया था, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया था, यहाँ पर भी वही होगा, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड यहाँ पर भी ब्रेक हो गया, यहाँ पर भी ब्रेक हो गया। अब क्या करोगे, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गए दोनों को, सही बात है, अटैच कर दो। ये क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को अटैच कर देंगे। यहाँ पर कैसे दिखेगा, देखो कुछ इस तरह हो गया अटैच, बस बात खत्म। ये Br और ये 2 Na क्या बनाएंगे, 2NaBr, ठीक है। क्या किया मैंने, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक, तो ये हो गया आपकी फिटिक रिएक्शन। क्या है ये फिट रिएक्शन का नाम, ये रिएक्शन नाम है फिटिक रिएक्शन। एक वुड्स रिएक्शन देख ली, एक फिटिक रिएक्शन देख ली, दोनों में फर्क क्या है अभी बताओ। यहाँ पर हमने अल्काइल हैलाइड यूज़ किया, क्या यूज़ किया हमने, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेट चेन थी, देखो स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट चेन है ना, कार्बन हाइड्रोजन की क्या थी यहाँ पर बच्चों, स्ट्रेट चेन की। यहाँ पर क्या है, आराइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है यहाँ पर, ये क्या है, आराइल हैलाइड है, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल का यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आराइल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दोनों में इतना सा ही फर्क है, ये अल्काइल है और ये अराइल है। अभी अल्काइल और अराइल का ये हम आयु पैक में अच्छी तरह देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब एक ये मैं ऊपर का रब कर देता हूँ बच्चों, आप होपफुली ये लिखा होगा आपने, ठीक है। नहीं लिखा होगा तो थोड़ा पॉज बेस करके लिख लेना, ओके। तो एक वुड्स रिएक्शन देख ली, एक फिटिक रिएक्शन देख ली। अब आगे वाली रिएक्शन हम देखेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब क्या देखेंगे हम, वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक का मतलब क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन मतलब इसमें क्या है, वुड्स का भी काम आ रहा है थोड़ा, और थोड़ा फिटिक का भी काम आ रहा है। वुड्स में हमने क्या यूज़ किया था, वुड्स में हमने अल्काइल हैलाइड यूज़ कर दिया था। चलो ले लेते हैं वुड्स है ना, वुड्स में क्या बोल रहा है, अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, अल्काइल हैलाइड। फिटिक क्या बोलता है, फिटिक बोलता है आराइल हैलाइड ले लो भाई, तो ये हमने ले लिया आराइल हैलाइड। एक वुड्स का कंपोनेंट ले लिया, एक फिटिक का कंपोनेंट ले लिया। अब क्या होगा, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। और जहाँ से कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ से क्या होगा, दोनों कार्बन एक दूसरे को, सही बात है भाई, अटैच हो जाएंगे ना। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसके अंदर 2Na डालना भूल गए, यहाँ पर लिख लो ट्राई ईथर, वो भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन क्या होंगे, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, बात खत्म। ये हो गई आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। मतलब एक कंपोनेंट ले लिया वुड्स का, दूसरा कंपोनेंट ले लिया फिटिक का, 2 बार Na डाल दिया, हमें क्या मिलेगा फिर, ये एक रिंग और ये एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे, ये Br और ये Br वापस 2NaBr बाहर, ठीक है बच्चों। तो ये था वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। अभी ये थोड़ा लिख लो, मैं साइड में हट जाता हूँ।
तो बच्चों ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स का मतलब क्या होता है? देखो ये हो गया आपका अरीन, अरीन मतलब बेंजीन रिंग हो गई आपकी, और इसको अगर मैंने हेलोजन अटैच कर दिया तो उसको मैं बोलूँगा हेलो अरीन। अब मुझे क्या करना है, इसका सब्स्टिट्यूशन करना है। बच्चों हमने SN1 SN2 रिएक्शन देखा है, उसके अंदर हमने क्या किया है, OHCl को रिप्लेस कर देगा, ऐसे देखा है ना। वहाँ पर मैंने Br देखा था, यहाँ पर मैंने Cl ले रहा हूँ। मतलब आपको अब एक्सपेक्टेड ऐसा होगा कि ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये Cl को बाहर निकाल देगा और मुझे यहाँ पर मिलेगा कुछ इस तरह OH प्लस KCl, ऐसा कुछ मिलेगा। देखो बच्चों अगर आप ऐसा एक्सपेक्टेड करते हो तो ऐसा ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो इसका रीज़न क्या है? ये रिएक्शन पॉसिबल ऐसी नहीं होती। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल ऑन हेलो अरीन, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, पॉसिबल नहीं होती मतलब कर ही नहीं सकते ऐसा नहीं, ये करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत कंडीशंस है उसके लिए, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो अगर मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, ये जो कार्बन और ये क्लोरीन है, ये दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे देता है और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब ये क्लोरीन कॉन्जुगेशन ये सब क्या है, ये जिसको समझ में आएगा वो मैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। 11th के चैप्टर में एक रेजोनेंस नाम का एक फैक्टर है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा और बाद में उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल अभी इतना ध्यान में रखना है आपको कि क्लोरीन और ये कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये क्लोरीन और ये बेंजीन रिंग के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। देखो जिनको रेजोनेंस नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको रेजोनेंस पता है उनको इतना ही बोल दूंगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में, बस जिनको रेजोनेंस नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों के बीच में का जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रोकना है। वो जब तुम रोकोगे तब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ बहते जा रहे हैं ना, ये हमें रोकना है। ये जब हम रोकेंगे तो ये दोनों के बीच का बॉन्ड फ्लो, दोनों के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा, और दोनों के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा तब KOH डाल को Cl को निकाल लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों लोग ये एक रिएक्शन देख लो, सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी क्लोरोबेंजीन है। अब इसके ऑपोजिट में, इसके पैरा पोजीशन में मैं NO2 ग्रुप लगा दूंगा। NO2 ग्रुप में लगा दे रहा हूँ। क्यों लगा दे रहा हूँ? NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्या करता है बच्चों? NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब ये NO2 किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। ये NO2 क्या करेगा? ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा। ये NO2 ने बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लिए तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन किसको देगा? अभी क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच में जो संबंध था, NO2 ने क्या कर दिया? वो संबंध खराब कर दिया। समझ में आ रहा है? NO2 ने क्या कर दिया? वो संबंध खराब कर दिया। मतलब अभी ये NO2 और बेंजीन रिंग का संबंध बढ़ गया, ठीक है। अब तुम इसके अंदर अगर आप KOH अभी डालोगे तो अब ये ऊपर वाली रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अब ये इसके ऊपर अटैक करके Cl को बाहर निकालना ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NO2 क्या कर रहा है? ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण ये कार्बन यहाँ का और ये क्लोरीन, इन दोनों का बॉन्ड क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। और ये दोनों का बॉन्ड वीक होगा तो ये OH कार्बन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल के फेंक देगा। तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये NO2 जैसा था वैसा मिलेगा, और यहाँ पर मुझे अब मिल जाएगा OH प्लस KCl, ठीक है। ऊपर जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रही थी, NO2 लगाने के बाद वो रिएक्शन पॉसिबल हो गई। इसका रीज़न क्या है? मैंने बताया आपको। NO2 क्या कर रहा है? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच ले रहा है। खुद की तरफ खींच लेने के कारण बॉन्ड वीक हो रहा है। किसका? ये कार्बन और क्लोरीन का। और फिर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा, एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो ये बॉन्ड वीक हो गया। अगर मैं 2 लगा दूँ, तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक NO2 ग्रुप है, और मैं और एक NO2 ग्रुप यहाँ पर लगा दूँ, तो क्या होगा?
तो ये बॉन्ड जो है कार्बन और क्लोरीन का, ये क्या हो जाएगा, और ज़्यादा वीक होगा। और ज़्यादा वीक क्यों होगा, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा था, अब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो वो खींचने के कारण बेंजीन क्लोरीन का बॉन्ड और ज़्यादा वीक हो रहा, और ज़्यादा वीक होगा, तो वापस ये रिएक्शन और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक और दूसरा बेस यूज़ कर लेता हूँ, आपके जो बुक में यूज़ किया है, ठीक है, आपके बुक में जो बेस यूज़ किया है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रिएक्शन अब पॉसिबल हो जाएगी। क्या किया बच्चों मैंने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर एक ही था, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिए। 2 लगाने के कारण क्या हो गया, जो एक काम कर रहा था बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचने का, वो 2 काम कर रहे, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो खींचने के कारण क्या हो जाएगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड और ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब बच्चों 2 भी देख ले, 3 भी देख लो, अभी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमने इसी रिंग को 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, पहले 1 लगाया फिर 2 लगाए, अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे रहा हूँ। 3 लगाने के कारण क्या हो जाएगा, फिर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड और ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा बच्चों। तो बहुत ही ज़्यादा वीक होने के बाद क्या होगा, वो इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, बहुत ही सिंपल सी बात है, 10-10 बार मैंने वही कहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के कारण क्लोरीन और बेंजीन का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद वो और ही ज़्यादा वीक होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड और ही बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप लिख लेना, मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स। अब अराइल हैलाइड्स के ऊपर हमें इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है। तो अभी हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अराइल हैलाइड हमें पता है क्या है, ये हो गया हमारा अराइल हैलाइड। ये नीचे वाली ग्रुप अराइल, ऊपर वाला ग्रुप हैलाइड बना लिया। अब मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, ये मैंने ले लिया Cl2। Cl2 मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। Cl2 को मैं ऐसे भी Cl भी मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, आपको पता होगा कि यहाँ पर सारे बेंजीन रिंग में यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन्स होते हैं, नहीं पता तो ध्यान में रखना, यहाँ पर हाइड्रोजन्स होते हैं। तो अब किसी भी एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के साथ होगा, बस इतनी सी बात है। किसी भी एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के साथ होगा। तो मोस्टली बच्चों अराइल हैलाइड्स में ऑर्थो और पैरा पोजीशन, अभी ऑर्थो पैरा में पोजीशंस में पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के हाइड्रोजन हैलोजन के साथ यानी कि क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट होते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के हाइड्रोजन्स क्लोरीन के साथ क्या होते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये Cl जैसा था वैसा, सारे हाइड्रोजन्स जैसे थे वैसे। अभी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी लिख रहा हूँ फिलहाल। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, फिर बाद में पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया। बाकी के सारे हाइड्रोजन्स जैसे थे वैसे रहेंगे, ठीक है। मतलब एक बार मैंने ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया और दूसरी बार ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया, मुझे बाहर आ जाएगा HCl, है ना। एक H यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, HCl मिलेगा ना, ठीक है। ये बात ठीक है। तो बच्चों अब हमारा मेन पॉइंट के ऊपर, ये ऑर्थो और पैरा की पोजीशन सी क्यों, क्लोरीन के क्यों नहीं भाई, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये मेटा के पोजीशन क्यों नहीं, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होते हैं, ये दोनों मेटा पोजीशंस होते हैं, ये वाले
ये मेटा पोजिशंस होते हैं और ये पैरा पोजिशन होते हैं। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ही हाइड्रोजन रिप्लेस क्यों होते हैं, मेटा पोजिशंस के क्यों नहीं होते? इसका रीज़न है ये ऊपर बैठा हुआ क्लोरीन। ठीक है, ऊपर बैठा हुआ क्लोरीन। क्लोरीन असल में देखो थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझ लो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो आने वाले ग्रुप्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस को जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो जो आने वाले जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं ना, एक ऑर्थो नहीं तो वो पैरा पोजिशंस को जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब ऊपर वाला ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन, ये डोनेटिंग विड्रॉइंग क्या है बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये रेजोनेंस में का पार्ट है। ये सिर्फ एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है आपको। अभी ये रेजोनेंस में बता दूंगा, ये डोनेटिंग क्या होता है, विड्रॉइंग क्या होता है, मैं सब पढ़ा दूंगा आपको। फिलहाल ये सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को आने वाले ग्रुप जाएंगे, और विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेटा पोजिशन को जाएंगे। तो जैसे क्लोरीन को अगर देखा जाए, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है बेंजीन रिंग को। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को डोनेट करता है। अगर डोनेटिंग ग्रुप है क्लोरीन तो आने वाले ग्रुप कहाँ जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस को जाएंगे। इसलिए क्लोरीन और ये क्लोरीन ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरीन का एडिशन कर रहा हूँ ना बेंजीन रिंग के ऊपर, क्लोरीन का एडिशन कर रहा हूँ ना बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन ऑन बेंजीन रिंग वी कॉल, ये लिख लो ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूँ, ध्यान में रखना। हाँ, एडिशन ऑफ क्लोरीन ऑन बेंजीन रिंग वी कॉल्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा, ये रिएक्शन तो एक देख लिया। दूसरा नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन? जी नहीं, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग वी कॉल इट एज नाइट्रेशन। मतलब क्या होगा यहाँ पर, अभी इसके अंदर में अभी NO2 कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा मुझे HNO3 से। HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड। इसको मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया था, NO2 ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस होगा। कहाँ रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन्स के साथ रिप्लेस होगा। कौन से हाइड्रोजन्स के साथ रिप्लेस होगा बच्चों, ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के हाइड्रोजन्स के साथ NO2 क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा। ये हाइड्रोजन NO2 की जगह पे चले जाएगा और NO2 हाइड्रोजन की जगह पे चले आएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह। देखो हाइड्रोजन जैसे थे वैसे, नहीं लिखा तो भी चलता है, यहाँ पर सिर्फ नहीं लिखा तो भी चलता है, नहीं तो सब जगह हाइड्रोजन लिख के नहीं आओगे, रॉन्ग मिल जाएगा फिर। कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चलो आप लोग थोड़ा दुखी ना हो इसलिए मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो आप लोग भी गलत करके आ जाओगे। ये हाइड्रोजन जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, ये आपने नहीं भी दिखाया तो भी चल जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर, लेकिन आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग वी कॉल इट एज नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन होगी, नाइट्रेशन होगी। तीसरी देख लेते हैं। तीसरी है बच्चों सल्फोनेशन। क्या बताया, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन मतलब एडिशन ऑफ सल्फर ना, कभी गलती नहीं करना, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। ठीक है, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप, उसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, ऊपर वाले रिएक्शन में थोड़ा आ जाते हैं वापस। नाइट्रेशन रिएक्शन में HNO3 के साथ साथ हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट सॉल्वेंट बोल लो, उसका रोल थोड़ा अलग है, थोड़ा बाद में देख लेगा आगे वाले चैप्टर में उसका रोल क्या है। फिलहाल तो आप देख लो कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 थोड़ा बहुत डाल दो, रिएक्शन बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, सल्फोनेशन रिएक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। क्या बताया, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। तो अभी मुझे बताओ एक बात बच्चों, कि ये एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप आप करोगे कहाँ, क्लोरीन ना ऊपर, नीचे बेंजीन रिंग है, अभी SO3H कहाँ से लाओगे, वो आ जाता है हमारा H2SO4 से। ठीक है, H2SO4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, H2SO4 को मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम होगा।
क्या होगा, क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन का या फिर पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन SO3H ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट होगा। सही बात है ना, जैसे ऊपर होगा NO2 सब्स्टिट्यूट, वैसे भी यहाँ पर भी तो होगा। क्या आएगा फिर इसका आंसर, देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारा Cl एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा SO3H, बाकी सारे हाइड्रोजन्स जैसे थे वैसे रहेंगे। नहीं तो दूसरी जगह ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है हमारा SO3H ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा Cl हमारा, जहाँ सारे हाइड्रोजन जैसे थे यहाँ पर भी हमने वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, मतलब SO3H ग्रुप और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। ये हमें क्या मिलेगा OH, और ये आने वाला H मुझे यहाँ पर HOH यानी कि क्या मिल जाएगा, H2 मिलेगा। यहाँ पर भी मुझे H2 मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रख लेना, बाय प्रोडक्ट H2 मिलेगा। तो अब एक इसमें से एक बात ऐसी लिखनी है हम लोगों को कि इनमें से स्टेबल कौन सा है, ये स्टेबल है या फिर ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, कौन सा स्टेबल है, ऑर्थो पोजीशन पे आने वाले ग्रुप स्टेबल है या फिर पैरा पोजीशंस पे आने वाले ग्रुप स्टेबल है। तो इसका आंसर है पैरा पोजीशंस पे आने वाले ग्रुप। पैरा पोजीशन के ऊपर बच्चों आने वाले ग्रुप जो है वो कभी भी मोर स्टेबल होंगे। वो मोर स्टेबल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cl एक पोजीशन पे, यहाँ पर Cl है, मतलब दोनों Cl एक दूसरे से काफ़ी दूर है। मतलब दूर होने के कारण वो दोनों के बीच में कुछ झगड़ा नहीं होगा, गर्दी नहीं होगी। उसको हम इंग्लिश में थोड़ा भीड़ भाड़ बोल देंगे, लेकिन अभी हमारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस बोल देंगे। क्या बोलेंगे उसका हम, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, हमारे मराठी भाषा में उसको हम बोलते हैं गर्दी। ठीक है, गर्दी नहीं होनी चाहिए। गर्दी का मतलब क्या, देखो ये Cl और ये Cl दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर है। दूर होने के कारण ये आराम से यहाँ पर घूम सकता है, ये आराम से यहाँ पर घूम सकता है। दोनों के बीच में झगड़े होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो उसके वजह से यहाँ पर भी देख लो, ये Cl दूर है, ये NO2 दूर है, ये Cl दूर है, ये SO3H ग्रुप दूर है। दूर दूर होने के कारण दोनों के बीच में जगह के लिए झगड़े होंगे क्या, नहीं होंगे। उसको हम स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर देख लो, ये SO3H और ये Cl पास पास में, झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर भी देख लो, झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा है। ये जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा। स्टेरिक फैक्टर मतलब गर्दी बढ़ेगी, और गर्दी बढ़ेगी तो झगड़े होंगे। ये बात समझ में आ गया। तो ये था आपका हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट देख लो, फिर एक लास्ट वाली रिएक्शन देख के हमारा वीडियो स्टॉप कर देंगे। ओके, तो बच्चों ये लास्ट वाली रिएक्शन हम देख रहे हैं इस चैप्टर की। लास्ट वाली रिएक्शन हमके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन का मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है बच्चों। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट के दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है, चलो हम दोनों रिएक्शंस देख लें। एक होता है फर्स्ट वाला अल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरा होता है असाइलेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अल्काइलेशन रिएक्शन देख लेते हैं, फिर असाइलेशन की ओर मुड़ेंगे। तो अल्काइलेशन में क्या होगा बच्चों, सेम रिएक्शन है जो अभी हमने देखी ना, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सारे वैसे सेम रिएक्शन है। देखो Cl अभी भी लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल दूंगा कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है कि एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट के लिए होना नेसेसरी ही है, बहुत 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 ज़्यादा नेसेसरी है। ये कैटलिस्ट अगर आप नहीं लिखोगे ना, आपको 1 मार्क चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन है, पता है ना। हाँ, तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के हाइड्रोजन CH3 के साथ बच्चों रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, CH3 यानी अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो वो कैसे दिखेगा, हमने पीछे ये सारी रिएक्शंस देख लिए थे कुछ इस तरीके से। Cl जैसा था वैसा यहाँ पर आ जाएगा आपका एक CH3, ये सारे हाइड्रोजन जैसे थे वैसे रहेंगे। फिर बाद में यहाँ पर वापस आ जाएगा आपका Cl, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, ये सारे हाइड्रोजन बच्चों जैसे थे वैसे रह जाएंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। मतलब ये H और ये Cl क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पर HCl फॉर्म करेंगे। मतलब मैंने क्या कर दिया, H और CH3 को सबसे पहले रिप्लेस कर दिया, फिर बाद में ये H और CH3 को मैंने रिप्लेस कर दिया। अब वही बात आती है, दोनों में से स्टेबल कौन है, तो दोनों में से ऑब्वियसली पैरा पोजीशन इज मोर स्टेबल देन
ऑर्थो पोजीशन, इसका रीज़न मैंने बता दिया था, इसका रीज़न है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये दूर है ये दूर है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, दोनों अच्छे स्टेबल रह सकते हैं। तो ये हो गया अल्काइलेशन रिएक्शन बच्चों। और दूसरा होता है एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, तो चलो देख लेंगे एसाइलेशन क्या है। एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले एसाइल ग्रुप देख लो, ये हो गया आपका एसाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा जो मैंने बॉक्स कर दिया ना वहाँ पर, वो और ये हाइड्रोजन वाला ग्रुप एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन अभी देखो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन और ये बॉक्स किया हुआ एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो तुम लोग क्या करते हो देख लो, मैं ये सबसे पहले कैटलिस्ट लिख देता हूँ, एनहाइड्रस कैटलिस्ट, पता है ना सबको क्या होता है। हाँ, ये बात ध्यान में रखना, कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन इंटरफेयर नहीं करता, मतलब क्या करता है, इसकी सिर्फ स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। यही रिएक्शन को अगर 4-5 घंटे लग रहे होंगे, कैटलिस्ट डालने के बाद 15 मिनट में रिएक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही काम है कैटलिस्ट का। तो यहाँ पर देख लो ये क्या आएगा, ये बेंजीन रिंग जैसी थी वैसी, यहाँ पर Cl जैसा था वैसा। अब ये और ये ग्रुप एक दूसरे को रिप्लेस कर दे। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसको ऐसे लिखोगे, है ना, तुम लोग अभी इसको ऐसे लिखोगे और ये Cl और ये H यहाँ पर HCl फॉर्म कर देगा, ठीक है, ऐसे लिखोगे तुम लोग। लेकिन ये क्या होता है, गलत, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, देखो बहुत बार अब मैंने ऐसे ये और ये कैसे होगा, जहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जहाँ से ब्रेक होता है वहाँ से आपको अटैच करना है, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे फिर आप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, सी जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया वहाँ से आपको इधर अटैच करना है, ठीक है। ये सब घुमा के लिखना है, मतलब ये और इसके बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। ये Cl और ये H निकल जाता है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स ये आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट कैसे आएगा एक पैरा पोजीशन का, ठीक है, वापस HCl बाहर आ जाएगा। ओके बच्चों, ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको समझ सके कि रॉन्ग आंसर है, ये आपको नहीं लिखना है। अब मैंने जितने सारे बोर्ड के पहले मैं पेपर्स चेक करता था तो मैंने बहुत बार देखा बच्चे ऐसे लिखते हैं, ऐसे आप लोगों को नहीं लिखना है बच्चों, वो रॉन्ग मेथड है। और आप अगर वैलेंसी भी देख लो कार्बन की, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो ठीक है बच्चों, अभी वापस हमारा सवाल आएगा, ऑर्थो पोजीशन स्टेबल या पैरा पोजीशन स्टेबल है, तो पैरा पोजीशन बच्चों इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो पोजीशन बिकॉज वन ऑफ अ स्टेबल कौन सा फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया, सिर्फ एक लास्ट का पार्ट है, पेज नंबर 2 to 9। अब अगर स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र की बुक्स देखते होंगे तो उसमें यूजेस दिए, सारे यूजेस आपको करने हैं, एक थोड़े बहुत याद कर लो, अभी वो कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है, वो आपको याद करना है। और एक लास्ट में देखो 230 पेज नंबर के ऊपर एक DDT का स्ट्रक्चर दिया है, जिसका हमें डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसका DDT, वो स्ट्रक्चर याद कर लो, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है, वो स्ट्रक्चर एक बार देख लो। ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरा खत्म कर दिया है बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स में बता देना, मैंने मेरी मेल ID दी है नीचे, आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो की राह देखना, थैंक यू।